शुरू करते हैं आज के थीम एनालिसिस से। आज का सबसे पहला टॉपिक है इजराइल ईजेस गाजा स्ट्राइक्स आफ्टर ट्रम्प्स पीस पुश। इसराइल के स्ट्राइक्स के बारे में ये हम सबको पता है। अब बेसिकली ट्रम्प हैज़ पुश्ड फॉर पीस टॉक्स और उसके बाद क्या कहते हैं, इसराइल की जो बॉम्बिंग है ऑन गाजा सिटी दैट हैज़ सिग्निफिकेंटली subsided. So after an appeal by the Donald Trump for peace, this move has come. So the move comes amid efforts for a ceasefire and a potential hostage release deal. Developments की अगर हम बात करें तो at least 5 Palestinians were killed in the recent strikes. Israeli army said it was preparing for the next phase of the US peace plan. Hamas announced it was ready to release all the hostages if Israel halts attacks. So despite easing, Israeli forces remain in Gaza and residents are warned not to return to affected areas. इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या हैं, यूएस के रोल के बारे में बात की गई दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मेड अ डायरेक्ट अपील टू इसराइल फॉर अ हॉल्ट टू द फाइटिंग, सिग्नलिंग US involvement in the peace efforts. So basically this reflects somewhat a diplomatic influence in the Middle East. एंड इंडिया की क्या पोजीशन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी लीडरशिप को प्रेज़ किया है और ही हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑल्सो कि द पीस डील कुड एडवांस द हॉस्टेज रिलीज ऑल्सो. सो मोदी अफर्म्ड इंडियाज़ सपोर्ट फॉर ड्यूरेबल एंड जस्ट पीस इन द रीजन. सिग्निफिकेंस फॉर यूपीएससी अगर मैं बात करूँ तो अभी जो ऑनगोइंग आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें वेस्ट एशियन जियो पॉलिटिक्स में इंडिया को कैसे अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस करना चाहिए बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन. तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी. और ये मेंस में पूछे जा सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के से रिगार्डिंग. ठीक है, तो एनालिसिस रिपोर्ट या क्या जियो पॉलिटिकल स्टांस इंडिया को रखना चाहिए, किस तरीके से एक बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच रखना चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देनी पड़ेंगी बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनजीटी फ्लैग्स राइजिंग ओजोन पोल्यूशन इन दिल्ली. ओजोन पोल्यूशन हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में आप, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिनके रिलीज से ओजोन पोल्यूशन कॉज होता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और कौन सी बॉडी जो है इस चीज़ को मॉनिटर करती है. अलॉन्ग विद दैट एनजीटी जो है ट्रिब्यूनल, उसके बारे में भी आप हिस्टोरिकली स्टडी कर लीजिएगा एंड ऑल्सो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एनजीटी. सो इसमें बेसिकली ओजोन पोल्यूशन में आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसेप्चुअल स्टडी आपकी होनी चाहिए सो दैट यू कैन deal out with the questions in the prelims. अच्छा, I forgot to discuss about the mains questions कि किस टाइप के आ सकते हैं regarding this topic. तो मेंस में क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे आ सकता है कि डिस्कस इंडियाज़ अप्रोच टुवर्ड्स द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एंड मॉरल इम्परेटिव्स. दूसरा ऐसे आ सकता है एनालाइज द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन मीडिएटिंग पीस इन द मिडल ईस्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोदी लॉर्ड्स ट्रम्प लीडरशिप इन गाजा, हमस रिस्पॉन्स ऑन ट्रूस. अगर मैं इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बताऊँ तो ये दिस इज़ अ रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट वाला जो स्लाइड था, जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया था उसका रिपीटेशन ही है. कि बेसिकली ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि पीएम मोदी ने किस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है इन मीडिएटिंग द पीस एफर्ट्स बिटवीन इसराइल एंड हमस ओवर द गाजा कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में प्रेज़ किया उन्होंने. उनने एक अच्छी खासी वीडियो में उनके बारे में अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोले हैं. बट वी ऑल नो दैट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज़ डूइंग. So, US peace proposal Trump's 20-point plan aims to secure ceasefire, release hostages and return remains of those who died in the captivity. In return, Israel would halt the strikes and release around 2,000 Palestinian prisoners. इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया ने पीएम मोदी ने वेलकम किया है ट्रम्प के इस इनिशिएटिव को and calling it a step towards durable and just peace. His remarks were seen as a part of efforts to strengthen India-US relations, which have faced strain over trade and tariff issues. Modi earlier appealed to Israel to stop bombing Gaza, aligns with India's balanced stance on the peaceful resolutions. Ministry of External Affairs की क्या पोजीशन है इस केस में? तो Ministry of External Affairs did not confirm India's participation in Gaza's reconstruction projects, but expressed support for global peace initiatives.
अब जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इंडिया कंटिन्यूज बैलेंसिंग रिलेशंस विद इसराइल, पैलेस्टीन एंड यूएस. Experts view Modi's statement as a diplomatic gesture, enhancing India's global image as a supporter of multilateral peace and humanitarian diplomacy. तो जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मोदी लॉन्चेस ₹62,000 करोड़ स्कीम्स टारगेटेड एट बिहार यूथ. अब इसमें आई एम लिटरली सॉरी, मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. इसमें आपके स्कीम्स के जगह इसमें आपका जो न्यूज़ है उसकी जगह इम्पोर्टेंस जो है वो स्कीम्स की हैं. तो आपका जो भी स्कीम्स है इसमें बताई गई, सबसे पहले स्कीम आपकी बताई गई है अबाउट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम. उसके बारे में बताई गई है, उसका एक रीडिज़ाइंड वर्जन उसको लॉन्च किया जाएगा. दैन भारत रत्न जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कुछ काम चलेगा. एंड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना ये जो स्कीम्स दी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है. इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में स्टडी कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यूपीएससी सेट टू रिलीज आंसर कीज आफ्टर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स. नाउ दिस कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर द एस्पिरेंट्स, जिसके विषय में हम सब बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे. तो द डिसीजन कन्वेड टू द टॉप कोर्ट सिग्नल्स अ मूव अवे फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग keys only after a year-long recruitment cycle. The Union Public Service Commission has conveyed to the Supreme Court its decision to release provisional answer keys after the civil services preliminary examination. तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो एक प्रोविजनल आंसर की आफ्टर द सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम रिलीज़ कर देगी. दिस डिसीजन वॉज कन्वेड टू द टॉप कोर्ट इन एन एफिडेविट सिग्नल्ड a move away from the earlier practice of publishing answer keys only after a year-long recruitment cycle. And this was very much necessary because उसकी वजह से स्टूडेंट्स का पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है. अगर टाइमली आंसर कीज रिलीज़ हो जाती हैं तो एक बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि उनकी गलती कहाँ है. अब होता क्या है कि आपने मान लीजिए अगले साल का फॉर्म भर लिया है, ठीक है, या आप सोच रहे हो भरने के लिए और आप प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने गलतियाँ की कहाँ हैं. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर इन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बिकॉज आप फिर उस हिसाब से चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके लूप होल्स पता होना प्रिपरेशन में, आपने जो क्वेश्चन पेपर में गलतियाँ की हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए वी वेलकम द मूव, क्योंकि इसके लिए हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे. एंड मेरी तो प्रिपरेशन अब ओवर हो चुकी है एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई एम जस्ट लेफ्ट विथ वन अटैम्प्ट. वो भी मेरा मन नहीं है देने का, बिकॉज आई एम जस्ट डन विथ यूपीएससी. बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मूव है एंड वी ऑल अप्रिशिएट यूपीएससीज मूव टूवर्ड्स इट. तो ये बहुत ज़रूरी था ताकि प्रिपरेशन में लोगों को हेल्प मिल सके. तो this was very important. So the affidavit filed in a petition by Himanshu Kumar, represented by senior advocate Devdutt Kamath and advocates Rajesh G. Inamdar and Shashwat Anand, informed the court that the provisional keys would be released after the prelims to facilitate the candidates to raise representations or objections. और yes, एक चीज़ और होती है कि अब एक साल के प्रोसेस के बाद आप रिलीज़ कर रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई जहाँ पर कमीशन ने गलत आंसर्स को सही कर दिया है, तो ऑब्जेक्शंस रेज करने का टाइम नहीं मिलता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मूव कि ऑब्जेक्शंस रेज करने का टाइम भी दिया जाएगा. एंड दिस वुड बी प्लेस्ड बिफोर अ टीम ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स who would conduct an in-depth consideration and finalize the answer keys. So the final answer keys would naturally be released after the publication of the final results. तो basically एक provisional answer key रहेगी, but final answer keys जो है, बट दिस इज़ अ ड्रॉबैक. आई फील कि ये एक ड्रॉबैक है कि फ़ाइनल आंसर की जो है फाइनल रिजल्ट्स के बाद रिलीज़ किया जाएगा. हालांकि कुछ तो दे हैव ब्रॉट इन कि भाई प्रोविजनल बेसिस पे होगा, बट ऐसे पता नहीं चल पाएगा कि क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट में लाई गई हैं और किस चीज़ पे यूपीएससी एग्री कर रहा है. सो दिस इज़ सम वॉट अगेन डिसहार्टनिंग. इन्होंने आधे मन से चीज़ें एक्सेप्ट की हैं. दिस इज़ डिसहार्टनिंग. बट येस, कुछ भी हो, थोड़ा सा तो कुछ इन्होंने आगे मूव किया है, अपने डिसीजन को चेंज किया है.
एटलीस्ट कुछ तो दे आर रिलीजिंग, आधा ही सही लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पंजाब फार्म फायर केसेस फेल 70% इन 2024 बट टोटल स्कॉच्ड एरिया शोज अ राइजिंग ट्रेंड। तो पंजाब हैज़ विटनेस्ड 70% फॉल इन फार्म फायर इंसिडेंट्स इन 2024 एज कम्पेयर टू 2023। लेकिन अगर पैराडॉक्सिकली बात करें तो टोटल स्कॉच्ड एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है, इंडिकेटिंग लार्जर एंड मोर इंटेंस फायर्स। बिटवीन September 15 and 30, 2024, the state recorded around 1,034 stubble burning cases that were down from 3,656 in 2023. However, the burnt area rose by 8%, suggesting that fewer but more widespread fires occurred. Punjab Remote Sensing Center, which monitors the stubble burning using the satellite data, reported the highest fire density in Sangor, Bhatinda and Mansa districts. तो बेसिकली ये इन्वायरमेंटली दिस इज़ वेरी हैज़ार्डस फॉर दिल्ली एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। सो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं इस पर एक मॉनिटरिंग कमिटी है नेम्ड पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि सैटेलाइट्स का यूज़ करती है टू मॉनिटर्स द स्टबल बर्निंग। अब इसके इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं इस पे जान लेते हैं। अब सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एयर पोल्यूशन का पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर लाइक PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजनस गैसेस एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सब रिलीज होते हैं। सो दिस कॉजेज सिवियर स्मॉग एंड डिटर्स एयर क्वालिटी अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड NCR, लीडिंग टू हैजार्डस एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो दिस एमिट्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, CH4 एंड NTO विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। उसके अलावा सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोबियल जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको भी अफेक्ट करता है। सॉइल फर्टिलिटी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी काफ़ी इफेक्ट होती है। सो दिस लीड्स टू लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एंड उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ हैज़ार्ड्स की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाता है लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग इन्फेक्शंस, इंक्रीजेज द कार्डियोवैस्कुलर एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आई में इरिटेशन बहुत होती है। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर प्रिपरेशन और मैंने ये चीज़ को देखा है कि मुझे वैसे भी एलर्जी है, जो आपका डस्ट है और पर्टिकुलेट मैटर्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है। एंड आई हैव फाउंड कि दिवाली के समय तो बहुत हॉरेबल कंडीशन हो जाती है। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ सेविंग योर आइज़। हमें लिटरली ट्रांसपेरेंट चश्मे लगा के बाहर निकलने पड़ते थे, इतना ज़्यादा वहाँ पर स्मॉग हो जाता है। सो स्पेशली अमंग द वल्नरेबल पॉपुलेशंस। Also, there is a loss of ecosystem like insects, pollinators and small fauna which are living on the top side, वो भी जल जाते हैं इसी में। So ये कहीं ना कहीं लोकल इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये सब ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है इन पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रिटिश PM टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक। सो UK प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, he will be visiting India next week for his first official trip since taking office, aiming to strengthen bilateral ties and trade between India and UK, and also strategic relations to be strengthened. The visit is expected to revive talks on the long pending India-UK free trade agreement and enhance cooperation in defence, clean energy and technology. Starmer is likely to meet Prime Minister Narendra Modi to discuss regional security, investment and education partnership. The visit underscores the UK's focus on deepening its Indo-Pacific engagement post the Brexit and India's interest in expanding market access and collaboration with UK across the trade, innovation and skill development. Next topic है आपका textile firms appeal against anti-dumping duty on key input. So India's textile industry has urged the government not to impose an anti-dumping duty on monoethylene glycol, that is MEG, a key raw material used in producing the polyester fabric and filament. The industry imports nearly 12 lakh tons of MEG annually from Singapore, Qatar and Saudi Arabia. As domestic production meets only 40% of the demand, textile firms warn that an ad would make MEG 20% costlier, raising the production cost and hurting competitiveness. Industry bodies argue that with no new MEG projects expected in the near term, the duty would harm the man-made fiber sector and export performance, urging policy reconsiderations. So basically they are urging the government कि MEG को बैन ना किया जाए
नॉट टू लिवी द एंटी डंपिंग ड्यूटी, नॉट बैन, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसको लिवी ना किया जाए, अदरवाइज जो आगे का माल है वो महंगा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द केस टू रीथिंक इंडियाज इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। अब द टॉपिक इज़ अबाउट इन्फ्लुएंजा दैट इज़ कॉमनली नोन एज फ्लू is often underestimated in India despite causing the substantial illness, hospitalization, and deaths annually. India experiences two influenza peaks post monsoon and winter, complicating the vaccine timing. The government monitors influenza via the National Surveillance System. Current focus is mainly on H1N1, that is the swine flu. Changes identified क्या है कि current vaccines offer only short-lived protection, that is for around 6 months. Anti-generic drift, frequent genetic changes in influenza virus reduces the vaccine effectiveness. Vaccine provides strongest protection against the H1N1, moderate for influenza B and weakest for H3N2. लो वैक्सीन कवरेज की अगर हम बात करें, लेस देन 5% ऑफ द इंडियंस रिसीव द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स. पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिसी सपोर्ट रिमेंस इनएडिक्वेट. एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस क्या हैं? सबसे पहले बाय एनुअल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दैट 2 डोजेज एनुअली होने चाहिए. सबसे पहले तो प्री मानसून एंड देन द प्री विंटर टू मैच द इन्फ्लुएंजा पीक्स लेवल. गवर्नमेंट बैक्ड इम्यूनाइजेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए टू इंटीग्रेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन इनटू द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दैट इज़ द UIP. आप इसके बारे में एक बार स्टडी कर लीजिएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स, एल्डरली, चिल्ड्रन, हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सेट्रा. एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को. स्ट्रेंथन द सर्वेलेंस, कोल्ड चेन एंड अवेयरनेस टू रिड्यूस द सीजन आउटब्रेक्स. So this is important with respect to the health policy, government intervention and disease control programs with respect to India. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.